पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम आईएमएफ से पैसे लेने लगे हैं। क्या आपने दुनिया में कोई ऐसा कंट्री देखा है कि जिसकी आईएमएफ के साथ टॉक्स चल रही हो, आईएमएफ से कर्जा मांगा जा रहा हो, नाक से लकीरें निकाली जा रही हो कि भाई किसी भी तरीके से आप कर्जा दे दें? पिछले 10 साल में हमने क्या खोया है, क्या पाया है? और फिर उसी कंट्री के लोग आईएमएफ के ऑफिस के सामने जमा होकर प्रोटेस्ट करें और कहें कि नहीं, आपने हमें कर्जा बिल्कुल नहीं देना, इस कंट्री को आपने अगर कर्जा दे दिया तो बस फिर तो आसमान सर पे आ गिरेगा और आपने इनके सामने बहुत ही कड़ी डिमांड्स रखनी है। ये कंट्री है पाकिस्तान। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आईएमएफ की टीम मौजूद है टॉक्स के लिए। नाक से लकीरें वो निकलवा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान ये बोलता है कि दुनिया पे हम फतेह करने वाले हैं क्योंकि हम कलमा पढ़ के बनाए गए हैं और हमारे पास एटम बम है, ठीक है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करता है, यानी कि एक मुंह से पाकिस्तान कहता है कि हम चैंपियन हैं और दूसरे मुंह से ये कहता है कि बहुत मारा हमको यार, बहुत मारा, बड़ा दर्द हुआ भैया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए हैं जीएचक्यू में, उन्होंने मुलाकात की है आर्मी चीफ के साथ। उनसे पूछा है कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। मतलब ये कि कमाल ही हो गया, इसको कहते हैं जी चमत्कार। तो पाकिस्तान इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और उसके सामने न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक संकट भी है। कहने को तो पाकिस्तान को नया पीएम मिल गया है, लेकिन पाकिस्तान की हालत अब भी नहीं सुधरी है। पाकिस्तान आईएमएफ और चीन के कर्ज में पूरी तरह फंस गया है। हालत ये है कि अब पाकिस्तान अपने परमाणु बम की भी बोली लगाने को तैयार हो रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कंगाली से निकलने के लिए सऊदी और तुर्की जैसे इस्लामिक देशों को अपने परमाणु हथियार बेच सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं वे सभी उसने दूसरे देशों से तकनीक चुराकर बनाए हैं और ऐसे में पाकिस्तान कहता है कि उसने किसी भी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए उसे परमाणु हथियार बेचने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में पाकिस्तान का कहना है कि अगर हम सऊदी अरब को 5 परमाणु बम देते हैं तो वो हमें 1 घंटे में $25 अरब दे देंगे। सऊदी अरब ने की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान जो है, एमबीएस ने जो है वो कांटेक्ट किया है, टेलीफोन किया है जी बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को, और उनको दावत दी है कि वो सऊदी अरब का विजिट करें। जी हाँ, और उम्मीद है कि जाकर जो है वो ये नहीं कहेंगे कि जी आपको तो पता है कि मेरे मांगने की आदत नहीं, लेकिन मैं मांगने नहीं आया हूँ, इस किस्म की कोई बात जो है वो शहबाज शरीफ साहब नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हुई हैं लेकिन हमने उस तरह प्रोजेक्ट नहीं कर सके हम जिस तरह हमें करना चाहिए। अच्छा। और उसकी प्रमोशन हम नहीं कर सकें, तो इसलिए इस पे सवाल अक्सर उठते हैं। तार साहब, ये जितने लोग आईएमएफ की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तार साहब ये क्या शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता हूँ भारत एक और पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक एडवर्सियल पोजीशन है, एडवर्सरीज हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। तार साहब, ये क्या फॉल्ट लाइन, मसला क्या है हमारा? बल्कि भारत जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जीते हैं। इसमें डिसेंसी होती है एक चीज को रिकॉग्नाइज करना। चीमा साहब, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो वीडियो देखी है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि आईएमएफ के सामने कुछ 20-25 लोग हैं जो इकट्ठे हैं। मैं जिनको पर्सनली जानता हूं और पिछले दिनों मेरे खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें की थी उसमें। लेकिन चीमा साहब, मैं खास कर आज अपने दुख का इजहार करूंगा, जो नारे लगा रहे हैं आर्मी चीफ साहब के नाम ले लेके, आईएसआई के चीफ साहब का नाम ले लेके वो नारे लगा रहे हैं, वो फैसल नसीर साहब उनके बारे में नाम ले लेके नारे लगा रहे हैं, विच इज नथिंग टू डू विद आईएमएफ। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा, इनको किसी ने ये नहीं बताया कि आईएमएफ जो है उसका अपोजिशन पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर अ मॉनेटरी एजेंसी, वी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सियासत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। खान साहब को मैं फिर गिला दूंगा इस चीज का। खान साहब जो कि ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त वो पीरो मुर्शद बन चुके हैं, उनको ऑक्सफोर्ड ये नहीं सिखा सका कि यू हैव टू अप्रोच एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, अप्रोप्रिएट एंटिटी। मैंने शायद कल ही ये कहा था कि आप रिपब्लिकन पार्टी को लेटर लिख दें क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, आप डेमोक्रेट पार्टी को लिखें कि आप हमारी मत, यार आईएमएफ को जाके कहना और फिर उसके सामने खड़े होके आप आर्मी चीफ का नाम ले लेके गालियां निकाल रहे हैं।
और एक इसमें मुझे ये बताएं चीमा साहब, फायदा किसका है? फायदा हो रहा है किसी का? लोग आज जो आईएमएफ के सामने, मैं खासकर देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि आईएमएफ का ऑफिस वॉशिंगटन डीसी में मेरा ख्याल 4 या 5 ब्लॉक दूर है व्हाइट हाउस से। वर्ल्ड बैंक के साथ अगली गली में अंदर वर्ल्ड बैंक है, 5 ब्लॉक के फासले पे स्टेट डिपार्टमेंट है। वहां पे क्या नक्शा पेश हो रहा है? और चीमा साहब, मैं आज खासकर मेरे तो खैर मुझे कोई एतराज नहीं है मेरे खिलाफ, पहले जितने मर्जी बातें ये कर लें, मैं आई हैव नथिंग टू डू विद इट। मुझे ऐसे लोगों की सपोर्ट हासिल, मैं चाहता भी नहीं ऐसे लोगों की सपोर्ट। इधर उधर फेंक रहे हैं ना, वो खुद बम की तरह फटने के लिए तैयार है। आम आदमी फटने के लिए तैयार है। इतना वो तंग आ चुका है, इतना तंग आ चुका है। अगर इन्होंने अब भी रिलीफ नहीं दिया, ये हुकूमत तो इन्होंने बना ली है, अगर अब ये रिलीफ नहीं देते तो ये अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये चेयरमैन पीटीआई का है, ये फलाना का है। ये सियासत से ऊपर की बात है। ये हर आदमी ने अपने लिए खुद ब खुद अब निकलना है और इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। दोनों मुल्कों में जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए। हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के अंदर ताल्लुकात बेहतर हों। इससे जो हमारे मसाइल हैं या जो इकोनॉमी के मसले आते हैं, या और भी जिस तरह हम आईएमएफ के पास जाते हैं या किसी और ममालिक के पास जाके कर्ज़े वगैरह लेते हैं, तो अगर ये आपस में ताल्लुकात बेहतर करें तो इसमें हमारी जो लड़ाइयाँ फसाद झगड़े हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन इस तरह अगर वो आपस में लड़ाइयाँ करते रहेंगे तो इसमें हमारे भी मुल्क को नुकसान पहुँच सकता है, और फिर हम उनके ऊपर अटैक करेंगे, वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे, जो कल को हमारे लिए खदशा हो सकता है। अच्छा, हम गज़वाए हिंद के बारे में बात करते हैं। क्या मौजूदा टाइम के अंदर हमारे हालात जो कि मुल्क के कर दिए गए हैं, जो कि हमारे सिस्टम चल रहे हैं, क्या हम गज़वाए हिंद करने के काबिल हैं इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर? मौजूदा टाइम के अंदर तो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि मुसलमानों के वो कमज़ोर हो गए हैं ईमान। इस टाइम डिफेंस सिस्टम के अंदर कौन सा मुल्क ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है सीएसएस करने वाले स्टूडेंट को? इंडिया जो है ना, बिल्कुल डिफेंस के हिसाब से तो सबसे आगे है। कुरान में कहा है कि अपनी ताकत के मुताबिक कोशिश करनी चाहिए, इतिहार को अपना तैयार रखना चाहिए लड़ने के लिए। सर, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर कोई हम पर हमला करे तो हमारे पास ऐसे मिसाइल नहीं है कि जो कि जाकर उस मिसाइल को ख़त्म करें। ये सोचना हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह ताला के काम है। हमारा काम है सिर्फ कोशिश करनी। मेरी बात सुने, डिफेंस सिस्टम पहले तो बहुत ही मजबूत था, लेकिन अब ये कुछ टाइम से ना ये चीज़ें बहुत ही टेम्परेरी सी हो गई हैं ना। ठीक है, अब ये कि ये चीज़ें जो हैं जिसकी तरफ फोकस होना चाहिए, डिफेंस सिस्टम वालों को डिफेंस सिस्टम की साइड पे ही रहना चाहिए, ताकि किसी को इस चीज़ का हो ना कि वो ये कि पॉलिटिक्स में आए। ठीक है, मटीरियल बेचे ना, हम अपना रॉ मटीरियल खुद, अपनी इंडस्ट्रीज़ जो स्मॉल और सॉरी कट कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल कैसे बेचोगे? बिजली आपको यहाँ पर आपको 60 रुपये 70 रुपये पर यूनिट मिल रही है, तो अगर आप कोई चीप भी चीज़ बनाओगे उसकी कॉस्ट आप देखो कि किसी भी मुल्क से आपकी डबल हो जाएगी। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बाहर का आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा। तो क्या लगता है कि एनर्जी का मेंटेन रखना, एनर्जी की पावर, बिजली को कम करना, जिस तरह से बांग्लादेश ने टेक्सटाइल वालों को फ्री बिजली दे रखी है,